सुबह सुबह पूरा दिन खराब कर दिया। सुबह सुबह पूरा दिन कैसे खराब हो सकता है? अभी तो पूरा दिन बाकी है। हाँ हाँ, हंसले हंसले। अब आगे चलकर इन चीजों से दिक्कत होगी ना, तब समझ में आएगा तुझे। मेरे पिताजी हमेशा गांव में रहे, गांव का खाया, गांव का पिया, गांव की हवा में सांस ली, पूरे 100 साल जी कर गए। और यहाँ शहर में तो जरा जरा से बच्चों के चश्मे लगे हुए, किसी को क्या बीमारी, किसी को क्या बीमारी। लो भाई, वही पुराना भाषण शुरू हो गया। हाँ, तुम्हें तो भाषण ही लगेगा। अच्छी बात सबको भाषण ही तो लगती है। अच्छी बात भाषण नहीं लगती, लेकिन अच्छी बात बार बार हो तो भाषण लगने लगती है। सही बात है। अरे भाड़ में जाओ तुम लोग। गंगा प्रसाद बड़े उसूलों वाला इंसान था। जैसे उसके बाप दादा गांव में रहे थे और हमेशा गांव से जुड़े रहे थे, वैसे ही वो भी गांव से जुड़कर रहना चाहता था और गांव को लेकर बड़ा भावुक था। अपनी पत्नी मंजू, बेटे प्रवीण और गगन की ऐसी बातें सुनकर वो गुस्सा होकर अपने कमरे में जाने लगा। लेकिन तभी उसकी बड़ी बहू संगीता और छोटी बहू रानी वहां आ गई और कहा, अरे पापा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? ये लोग तो ऐसे ही बकवास करते हैं। अब सही बात करते हैं, असली जीवन तो गांव में ही होता है, शहर में तो लोग बस जी रहे हैं। तुम लोग ही मेरी असल भावनाएं समझती हो, ये सब तो बस मजाक बनाते रहते हैं। गंगा प्रसाद गुस्से से भरे अपने कमरे की ओर बढ़ गए। पीछे से आवाजें आती रही, लेकिन उसने किसी की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। दरवाजा बंद होते ही घर में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर प्रवीण ने संगीता की ओर घूरते हुए कहा, बहुत बढ़िया, अब तुमने भी सुर मिला लिया ना पापा के सुर में। क्या मतलब? मतलब ये कि जब भी पापा गांव की हवा की तारीफ करते हैं, तुम लोग उनके हाँ में हाँ मिला देती हो। लेकिन तुम लोगों को क्या पता कि उस तारीफ की कीमत कौन चुकाता है। हम ये कुछ गलत कह रहे थे? नहीं, बात सही है, लेकिन जब वही गांव की हवा हर बार हमसे कहलवाती है कि गांव जाओ, राशन लाओ, तब तुम दोनों कहाँ होती हो? तुम्हें तो बस इतना बोलना होता है, सही कह रहे हैं पापा, बाकी दौड़ तुम हमारी। पिछले महीने मैं गया था दाल लेने, उससे पहले तू गया था तेल लाने, अब फिर चावल का नंबर आ गया है। और हाँ, गांव का चावल भी कोई सीधा सपाट नहीं होता। धान मिलेगा, उसे छानना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, तब जाकर खाया जाएगा। हम तो बस कुछ नहीं, बातों से पापा का मन तो खुश हो जाता है, लेकिन थकावट हमारे हिस्से में आती है। रानी और संगीता चुप हो गई। कोई जवाब नहीं आया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुंह झुकाकर चुपचाप रसोई की ओर चल पड़ी। ये लोग तो सीरियस ही हो गए। हाँ, चुप रहने में ही भलाई है। कुछ ही दिनों में वो घड़ी आ गई जब गंगा प्रसाद ने फिर से एक फरमान जारी किया, प्रवीण, इस बार गांव से चावल लेकर आना। गुप्ता जी की फसल अच्छी हुई है, ताजा धान मिलेगा। हे भगवान, फिर वही गांव, फिर वही धूल, और कल तो ऑफिस में रिपोर्ट भी देनी है। क्या हुआ, कुछ तो बोल। जी पापा, जाता हूँ ना। प्रवीण ने कुछ नहीं कहा। मन में उबाल था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान ओढ़े वो अगले दिन गांव की ओर निकल पड़ा। बस की सीट पर झूलता, खेतों की धूल खाते हुए वो जैसे तैसे गांव पहुंचा। वहां पहुंचते ही गुप्ता जी से मिला। अरे प्रवीण बाबू, आइए आइए, दान रखे है, ले जाओ। जी ठीक है। बोझा उठाए, पसीने से तरबतर थके हारे प्रवीण जब घर लौटा तो उसकी हालत खराब हो चुकी थी। चेहरे पर मिट्टी, थकावट और थोड़ा गुस्सा। संगीता, आ गया मैं। अरे इतनी जल्दी? कैसा रहा सफर? सफर नहीं, संघर्ष था। ना चावल मिले ना सुकून। धान मिला है, अब उसे घर पर छानना होगा। ऑफिस की छुट्टी भी गई और शरीर भी जवाब दे गया। अरे तो अगली बार सीधे कह देना, पिछली बार मैं गया था, अब गगन जाए। हर बार आप ही क्यों जाते हैं? हाँ, आपकी बार यही होगा, क्योंकि मैं बार बार ये नहीं कर पाऊंगा। प्रवीण ने थके कदमों से धान की बोरियां एक कोने में रखी और बिस्तर पर गिर पड़ा। प्रवीण का गांव जाना और धान लाना तो हो चुका था, लेकिन असली युद्ध तो अब शुरू होना था। धान लाना जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था उस धान में से चावल छांटना। अगली ही सुबह मंजू ने बहुओं को आवाज दी, संगीता, रानी, उठो, आंगन में आओ, आज धान छांटने का काम करना है। धूप चढ़ने से पहले जितना हो सके उतना कर लो। अरे अभी तो सुबह के 7 ही बजे हैं। और जब हम कर भी रहे होंगे तो पापा जी पूछेंगे, खाना क्यों देर से बना? और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा रानी ने कहा था। दोनों बहुएं आंगन में बैठी बांस की चलनी हाथ में लेकर धान से चावल छांटने में जुट गई। गर्दनें झुकी हुई थी, चेहरे पर पसीना था और हाथों में छाले पड़ने की शुरुआत हो चुकी थी। एक एक चावल ऐसे छांटा जा रहा था मानो सोने की खान मिल गई हो। रानी,
कितनी बार कहा है पापा जी को कि शहर में सब मिलता है, लेकिन नहीं, इन्हें तो गांव का प्राण वायु वाला राशन ही चाहिए। और हम बन गया इनका खाद्य विभाग। उधर रसोई में समय सरकता गया और घड़ी ने दोपहर के 1 बजा दिए। तभी ड्राइंग रूम से गंगा प्रसाद की गरजती हुई आवाज आई। मंजू, खाना नहीं बना क्या अब तक? या घर है या कोई खेत? अरे बहुएं काम में लगी है, बस बना रही है। सुबह से भूखा बैठा हूँ और ये लोग मानो मटर गश्ती कर रही हैं। पापा जी माफ कीजिए, हम धान से चावल अलग करने में लगे थे, इसीलिए खाने में थोड़ी देर हो गई। हाँ हाँ, बना लो बहाना, हर काम में देर। गांव का काम भी अधूरा और घर का काम भी। इतनी डांट के बाद खाना तो खा लिया गया, लेकिन घर में एक सन्नाटा पसर गया। 2 दिन बीते ही थे कि गंगा प्रसाद ने फिर एक नया आदेश जारी किया। प्रवीण, गांव से चना लेकर आओ। इस बार चना खत्म हो गया है। पापा इस बार मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे ऑफिस में एक जरूरी काम है, गगन जाएगा। नहीं नहीं, मुझे भी ऑफिस जाना है, मीटिंग है पापा। तो क्या मैं घर पर आराम कराऊं? मेरी भी मीटिंग है और पिछली बार मैं ही तो गया था। अरे तो इसका मतलब मैं हर बार जाऊं? बंद तो करो ये लड़ाई। प्रवीण सही कह रहा है, पिछली बार वो गया था, इस बार गगन जाएगा। गगन का चेहरा देखने लायक था। जैसे तैसे चना लेकर गगन घर लौटा तो उसकी हालत भी प्रवीण जैसी ही हो चुकी थी। अरे ये क्या हाल बना लिया आपने, बैठिए पानी लाती हूँ अभी। अरे जवानी में ही थक गया। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो पूरा खेत जोत लेता था और शाम को दौड़ भी लगाता था। हाँ आप करते होंगे, मैं भी कर रहा हूँ। और एक बात और, शहर में यही चना कुछ सस्ता मिल रहा था, गांव से लाने में महंगा पड़ गया। गांव में भला कैसे महंगा? महंगा बिकता नहीं पापा, लेकिन महंगा पड़ता है। मेरी बस की टिकट, ऑफिस की छुट्टी, सैलरी कट सब जोड़ लीजिए। अगर यहीं से ले लेते तो सस्ता पड़ जाता। मुझसे जबान मत लड़ो। शहर में सब मिलावटी सामान है, गांव का शुद्ध खाना ही असली सेहत है, समझे? कोई कुछ नहीं बोला, सब चुप हो गए हमेशा की तरह। और फिर वही क्रम चला। चना आया, छाना गया, धूल उड़ाई गई, बहुएं पीसती रहीं, और फिर धान आया और फिर से वही काम, धान से चावल अलग करना। इस बार तो हद हो गई, बहुओं के बीच झगड़ा शुरू हो गया। रानी तुम बार बार काम छोड़ देती हो, मैं कब तक अकेले करूं? हाँ, और तुम तो जैसे महारानी हो, हर वक्त बस हुक्म चलाती हो। तुमसे काम कहा जाता है, हुक्म नहीं चलाया जाता है। और मैं नौकरानी नहीं हूँ जो हर बात तुम्हारी सुन लूंगी। उनकी बहस गर्म होती गई। इतने में मंजू आ गई। अरे क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने, ये घर है या अखाड़ा? मम्मी जी अगर आप भी थोड़ा हाथ बटाते तो काम जल्दी निपट जाए। हाँ मम्मी जी, आप ही तो कहती हो मिलजुल कर काम करो, तो आप भी करवा लो ना। क्या इस उम्र में मुझसे धान छटवाओगी? शर्म नहीं आती? करो तुम दोनों मिलकर काम, मैं नहीं करने वाली ये सब। मंजू अपनी चप्पल समेटकर अंदर चली गई। सारा काम संगीता और रानी को ही करना पड़ा। रानी और संगीता के चेहरे तमतमाए हुए थे।